नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में ठाकुरों और ब्राह्मणों की राजनीति को बैलेंस करने के लिए, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के प्रतिस्पर्धा को बैलेंस करने के लिए चीफ मिनिस्टर का बदलाव कर दिया बीजेपी ने। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब तीरथ सिंह रावत को बना दिया गया, यानी कि टीएस रावत गए, टीएस रावत ही उनके स्थान पर आ गए। और ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव का सबसे बड़ा जो इम्प्रेशन गया है बीजेपी के अंदर, वो ये गया है कि शायद आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी कुछ इसी तरीके का नेतृत्व परिवर्तन हो सकेगा। खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनमें अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं जिनसे ये मैसेज जाता रहता है कि शायद नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत वहाँ पर महसूस की जा रही है। ख़ासतौर से जैसे कि योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूँ तो वो तो खुद नरेंद्र मोदी की पहली चॉइस हैं, और जब भी कोई जनसभा होती है, कोई कार्यक्रम होता है और उसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहते हैं, तो वहाँ पर उन्हें यशस्वी मुख्यमंत्री कहने से नरेंद्र मोदी नहीं चूकते। उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि वो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का वो हिस्सा है जिसका कई जिलों पर प्रभाव है, और नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट भी उसी के आसपास है। तो गोरखधाम की उपेक्षा तो कर नहीं सकते, और उन्हें वे जानते हैं कि जो गोरखधाम है उसका जलवा किस कदर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में हावी है। तो शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, और उनकी जो वजूद है, उनका जो क्षेत्र में प्रभाव है, उसे एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन ऐसा बाकी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं हो पा रहा है। जैसे कि गुजरात की ही बात करें, गुजरात में 2014 में जब नरेंद्र मोदी चले आए दिल्ली की राजनीति करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उसके बाद उन्होंने कमान सौंपी थी आनंदीबेन पटेल को, जो इस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। लेकिन 2 साल ही वो चल पाई। 2016 में वहाँ पर पार्टी में खटपट हुई, पार्टी में आनंदीबेन पटेल को लेकर सहमति नहीं थी, और सबको लगा कि शायद वो उतनी सक्षम नहीं हैं जितने कि नरेंद्र मोदी थे, और जाहिर सी बात है इतनी हो भी नहीं सकती। तो उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ, और 2016 में विजय रूपानी को कमान सौंप दी गई थी। विजय रूपानी को जब कमान सौंपी गई तो दिसंबर 2017 में चुनाव हुए, और गुजरात में जहां पर 182 कुल विधायक होते हैं और बहुमत के लिए 92 सीटों की दरकार होती है, वहां पर बीजेपी की 99 सीटें आई। हालांकि बहुमत मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले चुनावों से, यानी कि 2012 के जो चुनाव थे गुजरात के, जो मोदी के नेतृत्व में हुए थे, उनसे 16 सीटें कम हुई बीजेपी की। ये भी लगा लोगों को कि शायद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी का प्रभाव पड़ा है और ये सीटें घट गई हैं, और कांग्रेस यहाँ पर 61 से 77 पर आ गई, यानी कि 16 सीटें बढ़ा ली। आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से गले में जनेऊ वगैरह पहनकर घूमे थे, और गुजरात में काफ़ी कुछ माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की थी कांग्रेस के समर्थन में। उसी समय से ये एक मैसेज जाना शुरू हो गया कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत हो रही है और बीजेपी कमज़ोर हो रही है। और विजय रूपानी ने 2016-17 में जो काम किया था, उसका इम्प्रेशन 2017 के विधानसभा चुनावों पर नहीं आ सका। लेकिन नरेंद्र मोदी की आदत है कि वो किसी को भी एडजस्ट होने का समय देते हैं, और इसी तरीके से अब विजय रूपानी सरकार वहाँ पर चला रहे हैं पिछले 3-4 साल से। वैसे नरेंद्र मोदी इस तरह की गलती झारखंड में कर चुके हैं। झारखंड में आपको याद होगा, जब रघुवर दास को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो विरोध हुआ था। लोगों ने ये कहा था कि आप गैर आदिवासी को इस आदिवासी बहुल इलाके में चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो ये प्रयोग सफल नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जिद पर अड़े रहे और रघुवर दास को बनाए रखा, और परिणाम ये हुआ कि अभी जो पिछले साल चुनाव हुए उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और अब वहाँ पर हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो कि कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। उस समय नरेंद्र मोदी ने 3 प्रयोग किए थे। उन्होंने मराठा राज्य महाराष्ट्र में ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया था। जाटों की स्टेट हरियाणा में पंजाबी मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया था, और इसी तरह का जो प्रयोग था वो रघुवर दास वाला था। लेकिन रघुवर दास वाला प्रयोग विफल रहा, दोबारा वो बिल्कुल साफ हो गए।
देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने की पोजीशन में आए लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं ले सके। सबसे बड़ा दल बने लेकिन जो साथी दल था शिवसेना, उसने दगा कर दी। उसने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जब दोबारा बनने की बारी आई उनके चीफ मिनिस्टर की, तो उनकी भी स्थिति खराब हो गई। उनकी 5 सीटें घट गई। हरियाणा में 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 40 सीटें चाहिए, 46, और आई 42, 5 सीटें घट गई। कांग्रेस 14 सीटें प्लस करके 29 तक पहुंच गई और एक नई पार्टी उभर कर सामने आ गई, जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला वाली। और अंत में दुष्यंत चौटाला वाली यानी कि जाटों की पार्टी से ही सेटलमेंट करके बीजेपी ने अपनी मनोहर लाल खट्टर की सरकार दूसरी बार बनाई हरियाणा में। तो इसका मैसेज ये गया कि हरियाणा में जाटों की जो लॉबी है वो मनोहर लाल खट्टर को पसंद नहीं कर रही है और उनके खिलाफत में एक लॉबी बीजेपी के अंदर ही बनी रही है जो कि जाटों की लॉबी कही जाती है। कैप्टन अभिमन्यु और दूसरे नेता हैं जो जाट लीडर्स हैं, वो मनोहर लाल खट्टर को अभी तक चीफ मिनिस्टर के रूप में हजम नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह रही कि खट्टर साहब की सरकार दोबारा बनी तो है लेकिन उतनी स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं बनी, उतनी सॉलिड नहीं बन सकी जितनी कि उनकी पहली बार में बनी थी। यही वजह है कि बार बार ये भी मांग उठती रहती है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, कहीं नेतृत्व परिवर्तन हरियाणा में भी देखने को ना मिले। लेकिन चूंकि खट्टर नरेंद्र मोदी के आरएसएस के समय के साथी रहे हैं, पुराने साथी हैं, तो मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी उन्हें हटाने की बात सोचेंगे। लेकिन अलबत्ता उत्तराखंड में जो हुआ है उसके बाद बीजेपी का शासित राज्यों का कोई भी चीफ मिनिस्टर, अगर मैं योगी आदित्यनाथ को अपवाद स्वरूप छोड़ दूं, तो अपने आप को सेफ नहीं समझ सकता। मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में बीजेपी ने जिस तरीके से सरकार बनाई, कांग्रेस की सरकार गिराई, कांग्रेस के विधायक तोड़े, फिर उन्हें बीजेपी में मिलाया, फिर उसके बाद उन्हें उपचुनाव में जितवाया, तब जाकर सरकार बनी। बहुत भारी परिवर्तन हुआ, बहुत भारी उठापटक करनी पड़ी, बहुत भारी एडजस्टमेंट करने पड़े, लेकिन सरकार तो वहाँ बन गई है। लेकिन निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ये सोच रहे होंगे कि शिवराज सिंह चौहान का भी कोई विकल्प मध्य प्रदेश में सोचा जाए, शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले समय में, या फिर येदियुरप्पा का ऑप्शन कोई तलाशा जाए कर्नाटक में, शायद तेजस्वी सूर्या। तो इस तरह की थिंकिंग लगातार चल ही रही है। राजस्थान में भी बीजेपी विकल्प तलाश रही है वसुंधरा राजे का, क्योंकि जब से बीजेपी की भी यहाँ सरकारें बनी है, वसुंधरा राजे के अलावा कोई चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं पाया है। वहाँ की भी स्थितियाँ ऐसी ही हैं। और दूर क्यों जाना है, अभी असम में चुनाव हो रहे हैं। असम में चर्चाएं हैं कि इस बार शायद सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर ना बने, हेमंत बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा नॉर्थ ईस्ट में जो एनडीए का अलायंस है उसको बड़े स्ट्रांगली चला रहे हैं। वहाँ के छोटे छोटे राज्यों को बीजेपी से मिलाकर वो इस तरह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं और कई राज्यों में उन्होंने सरकार बनवाई है बीजेपी की वहाँ पर। और हो सकता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बार चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए अगर असम में बीजेपी दोबारा जीत कर आती है तो। सर्बानंद सोनोवाल को लेकर ज़्यादा कोई अच्छा माहौल नहीं है बीजेपी में असम में। इसी प्रकार की स्थिति पिछले दिनों बनी थी त्रिपुरा में। विप्लव देव की सरकार के खिलाफ बगावत होने लगी थी, पार्टी के भीतर से ही आवाज़ें उठने लगी थी, लेकिन वो आवाज़ें चूँकि उन लोगों की थी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, तो ये बात कहकर दबा दी गई थी कि भाई ये तो बाहर से आए हुए आदमी हैं और इसीलिए बीजेपी वाले को ये चीफ मिनिस्टर के रूप में हजम नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से विप्लव देव की सरकार वहाँ पर बच गई थी। लेकिन अब कुल मिलाकर स्थिति दोस्तों बनती हुई ये नज़र आ रही है कि बीजेपी को कुछ और विकल्प तो तलाशने होंगे आने वाले समय में। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का विकल्प तलाशना होगा, शिवराज सिंह चौहान का विकल्प तलाशना होगा, चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं और मनोहर लाल खट्टर 2 बार बन चुके हैं और दूसरी बार बड़ी मुश्किल से बने हैं। इसके अलावा जाटों की लॉबी का लगातार प्रेशर रहता है वहाँ पर कि भाई किसी तरीके से यहाँ पर जाटों को महत्व दिया जाए, जाटों का स्टेट है। और इसी तरह की स्थिति कर्नाटक में है। 82-85 साल के येदियुरप्पा को कब तक पार्टी आगे खींचेगी, वहाँ पर डिमांड चल रही है कि युवा सांसद तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो सब कुछ स्थितियाँ ऐसी चल रही हैं कि जब से उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर के पद पर बदलाव किया है बीजेपी ने, तब से ये तो एक मैसेज चला ही गया है कि शायद हो सकता है कि आने वाले समय में बाकी कुछ राज्य हैं जहाँ पर अभी चुनाव होने हैं या अगले 1 आध साल के अंदर चुनाव होने हैं, उनमें शायद बीजेपी
पर नेतृत्व परिवर्तन की बात पर विचार करें, और इनमें गुजरात और हरियाणा तो सबसे पहले आते हैं। और गुजरात में 2022 के दिसंबर में शायद चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से ये सब कुछ स्थितियां ऐसी बनती हुई नज़र आ रही हैं कि आने वाले समय में बीजेपी को शायद बाकी राज्यों में भी नेतृत्व या फिर सेकंड लाइन तैयार करने के बारे में सोचना होगा। इस बारे में बात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।